हेलो बच्चों, आज हम वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 2 चैप्टर 2 और आज हम यूनिट 3 चैप्टर 2 से शुरू करने वाले हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज समबडीज मदर। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ आपको इससे सीखने को भी मिलेगा। पहले तो ये समझते हैं कि ये है किस बारे में। इसका बाइबल का रेफरेंस है। ये जो कोटेशन है, डू अनटू अदर्स व्हाट यू वुड हैव अदर्स डू अनटू यू। कहते हैं ना, दूसरों के साथ वही स्वभाव करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। तो ये बाइबल का एक कोट है। तो हम चाहते हैं हमसे सब अच्छे से बात करें, हमारी इज्जत करें, लेकिन हम अगर अच्छे से किसी से बात नहीं करते हैं या हम दूसरों की इज्जत नहीं करते हैं तो हमें भी कोई हक नहीं है कि हम उम्मीद रखें लोग हमारी इज्जत करें, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लाइफ में कुछ फेमस सेइंग्स हैं जो ऐसे ही हमें लाइफ के रूल्स सिखाती हैं। जैसे कहते हैं व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड, कि जैसा करोगे वैसा भोगोगे। ठीक है, अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, अगर हम बुरा सोचते हैं तो उसका नुकसान हमें भी उठाना पड़ता है। एक और वेरी फेमस प्रोवर्ब, एज यू सो सो शैल यू रीप। इस हिंदी में कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एक और कहावत है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो आप जैसे आप काम करोगे, जैसे आपके कर्म होंगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा, है ना। तो ये बहुत अच्छे प्रोवर्ब्स हैं जो हमें जिंदगी के लिए सीख देते हैं। ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो आप चाहते हो लोग आपके साथ करें। एक और बहुत फेमस प्रोवर्ब है, यू गेट व्हाट यू गिव। तुम औरों को दोगे वही आपको भी जिंदगी में वापस मिलेगा। आप अगर लोगों को इज्जत देते हैं तो आपकी भी इज्जत होगी। आप अगर लोगों से प्यार से बात करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, काइंडनेस, लव, जो भी आप क्वालिटी अपनी लाइफ में डिस्प्ले करते हैं, आपको भी वापस वही मिलेगा। अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो सामने वाला आपसे बदतमीजी करने से या आपसे बुरी तरीके से बोलने से 4 बार सोचेगा, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। उसको लगेगा इतना अच्छा इंसान है, इतने प्यार से बोल रहा है, मैं क्यों। तो वो आपसे मिसबिहेव कर ही नहीं पाएगा। He who throws mud loses ground। जो मिट्टी फेंकता है औरों पे, उसको उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इन सब का वही एक सीख है कि दूसरों के साथ हमें अच्छा स्वभाव करना चाहिए और वी शुड रिस्पेक्ट अदर पीपल, वी शुड लव अदर पीपल। और दूसरों के साथ हमें वही स्वभाव रखना चाहिए, वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं लोग हमारे साथ करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टडी द डिफरेंट सेट्स ऑफ वर्ड्स। प्लीज्ड, हैप्पी, जॉयफुल, एस्थेटिक। इसमें क्या है, ये डिग्री के हिसाब से अरेंज किए गए हुए हैं। प्लीज मतलब आप खुश हैं, हैप्पी मतलब
थोड़े से और खुश हैं। जॉयफुल मतलब बहुत खुश है, और एस्थेटिक मतलब पागलपन की हद तक खुश है। तो ये डिग्रीज हैं, हाउ मच, प्लीज्ड, हैप्पी, जॉयफुल, एस्थेटिक ना। ऐसे लेटर, लेटर हो गया अल्फाबेट, ए बी सी डी, कोई भी अल्फाबेट लेटर हो गया। फिर वर्ड, वर्ड कुछ अल्फाबेट्स को मिलके बनता है। सेंटेंस, सेंटेंस कुछ वर्ड्स को मिलके बनता है। तो वर्ड लेटर से बना, सेंटेंस वर्ड से बना, और सेंटेंसेस से क्या बना, पैराग्राफ, और पैराग्राफ से क्या बना, एस्से या स्टोरी या चैप्टर, या चैप्टर से क्या बना, नॉवल। तो ऐसे ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, कम से ज्यादा, ठीक है। अब आपको ये नीचे वाले वर्ड्स भी इसी तरीके से अरेंज करने हैं। तो पहली लिस्ट है एडल्ट, एजेड, इन्फेंट एंड यूथ। तो इसको एज के हिसाब से आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आता है इन्फेंट, इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी। उसके बाद आता है यंग पर्सन मतलब यूथ। उसके बाद आता है एडल्ट मतलब ग्रोन अप, और उसके बाद आता है एजेड, एजेड मतलब बुजुर्ग, उम्र में बड़े, सीनियर। अच्छा, सेकंड है कोल्ड, फ्रीजिंग, कूल और चिल। इसमें सबसे पहले आता है कूल, कूल से आगे आता है चिल, चिल से कोल्ड, और कोल्ड से बिल्कुल फ्रीजिंग, फ्रीजर में बर्फ जम जाती है ना, फ्रीजिंग। अच्छा, उसके बाद है इंटेलिजेंस लेवल, ब्रिलियंट, जीनियस, ब्राइट, इंटेलिजेंट। इसमें सबसे पहले आएगा ब्राइट, उसके बाद आएगा इंटेलिजेंट, उसके बाद आएगा ब्रिलियंट, और उसके बाद आएगा जीनियस। तो इस ऑर्डर में आप ये जो वर्ड्स इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं, इनको इस ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड द लास्ट वन इज माउंटेन, पीक, माउंड एंड हिल। तो सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे छोटा होता है माउंड, माउंड मतलब एक छोटा सा ढेर, मिट्टी का ढेर, बजरी का ढेर, पत्थर का ढेर। तो एक छोटा सा माउंड। उससे बड़ा होता है हिल, और हिल से बड़ा होता है माउंटेन, और सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंचा होता है पीक, समिट मतलब बिल्कुल जो टॉप है। ठीक है, टिगारा सबसे छोटा होता है और शिखर सबसे ऊंचा होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपेयर सिमिलर चेन्स यूजिंग द फॉलोइंग आइडियाज। तो इसमें आपको वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं, आपको खुद बनाने हैं इसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। तो ड्रिजल होती है जब बूंदाबांदी, जिसे हम कहते हैं कि बूंदाबांदी हो रही है। उसके बाद होता है शावर, ये बरस रहा है। और उसके बाद रेन, और उसके बाद हम कहते हैं ना मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, डाउनपोर। और उसके बाद स्टॉर्म। अब विंड का, आंधी की डिग्री क्या होगी, ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गस्ट,
थोड़ी सी तेज हवा चल रही है, विंड, आंधी, गेल, तेज आंधी, और हुरिकेन मतलब पूरा तूफान जो बहुत डिस्ट्रक्शन करता है, तोड़ फाड़ मचाता है। सनशाइन, सनशाइन की वार्मथ के हिसाब से आप डिग्री पे इसको डाल सकते हैं। वार्म है, सुबह सुबह वॉक के लिए जाते हैं तो सूर्य अच्छा लगता है, गर्मी नहीं लगती हमें। इट इज वार्म, वार्म प्लेजेंट होता है, बेरेबल होता है। फिर हॉट, हॉट मतलब गर्मी, स्कॉच मतलब बहुत गर्मी, चक्कर आने लगे, पसीने आने लगे। बॉइलिंग, जब बिल्कुल जलाने वाली धूप हो, होता है ना, जब बहुत गर्मी हो जाती है, सरकार स्कूल बंद कर देती है, तो तब वो बहुत ही गजब की गर्मी होती है। एंड ब्लेजिंग, ब्लेजिंग तो अनबेरेबल है, इसको हम, हमारी ह्यूमन बॉडी झेल ही नहीं सकती। ब्लेज मीन्स फायर, बिल्कुल एक्सट्रीमली हॉट। वाटर बॉडीज की ये डिग्रीज है। पूल, पूल सबसे छोटा होता है, हम अपने घर में बनाते हैं, या सोसाइटी में होता है, या क्लब में होता है, या स्कूल में होता है, एक छोटा सा पूल होता है। पूल से बड़ा होता है पॉन्ड, पॉन्ड से बड़ा होता है लेक, और लेक से बड़ा होता है सी, और सी से बड़ा होता है ओशन। इसका एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ठीक है, पूल होता है जो तालाब हम बनाते हैं, मैनमेड। पॉन्ड होता है एक छोटा वाटर बॉडी, उससे बड़ा होता है लेक, उससे बड़ा होता है समुद्र, और समुद्र से बड़ा होता है महासागर। अगर हम किसी की साइज की बात करते हैं, ये बच्चों जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो यूनिट 2 चैप्टर 3 में, जो क्वेश्चन 2 है वार्मिंग अप में, हम ये वाली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं साइज। अगर साइज की आपको किसी की बात करनी है तो समथिंग इज बिग, उससे बड़ा, बिग से बड़ा क्या होगा, बिग से बड़ा होगा लार्ज, लार्ज से बड़ा होगा ह्यूज, ह्यूज से मतलब बड़ा होगा जायंट, जायंट से बड़ा होगा जाइगेंटिक, एंड जाइगेंटिक से बड़ा होगा एनॉर्मस। तो दीज आर डिग्रीज ऑफ साइज। तो अगर हम छोटे का देखते हैं, स्मॉल का, स्मॉल साइज का टाइनी, छोटा सा लिटिल, उससे बड़ा स्मॉल, उससे बड़ा पिटीट, उससे बड़ा, और मिनिएचर उससे बड़ा। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी पोम पर, somebody's mother। The woman was old and ragged and grey। अब ये पोम है, somebody's mother मतलब कोई बुजुर्ग लेडी जा रही है, ये उनके बारे में पोम है कि वो किसी की तो मदर होंगी। तो उसको पोइट्री लिखने वाले को नहीं पता है वो किसकी मदर है, वो सिर्फ अंदाजा लगा रहा है। somebody's mother, the woman was old and ragged and grey। इसको रैगिड बोलते हैं, जी पे स्ट्रेस है। तो एक बूढ़ी, बुजुर्ग और ग्रे बालों वाली लेडी जा रही थी। रैगिड मतलब
मतलब बिल्कुल बुजुर्ग, अ, बहुत ही फ्रेल, कमजोर, बेंट विद द चिल ऑफ अ विंटर्स डे। तो इतनी ठंड में, ठंड से उनकी कमर झुकी हुई है। The streets were white with the recent snow, and the woman's feet with age were slow. तो गली में बर्फ जमी हुई थी क्योंकि अभी बर्फ पड़ी थी। तो ये कविता, जहाँ के कवि हैं वो ठंडी जगह के हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है, तो इसलिए इनकी कविता में इस चीज का मेंशन है। तो दिन का समय है, बहुत ठंड है, अभी बर्फ पड़ी है, और वो बुजुर्ग ठंड में धीरे धीरे चल रही है। सड़क सफेद हो रखी है बर्फ से, और वो लेडी अपने छोटे पैरों से धीरे धीरे चल रही है। क्यों स्लोली चल रही है? बिकॉज शी इज ओल्ड एंड ग्रे। वो कमजोर है, बुजुर्ग है, और ठंड बहुत ज्यादा है, और वो इसलिए धीरे धीरे चल रही है। जब बहुत ठंड हो जाती है जनवरी में, तब हम कितना मुश्किल से घर से निकल पाते हैं, और हमारे यहाँ तो बर्फ भी नहीं पड़ती। जहाँ बर्फ पड़ती है वहां कितना मुश्किल होता होगा ठंड में बाहर निकलना। At the crowded crossing she waited long, jostled aloud by the careless throng. तो उन्होंने रोड क्रॉस करने, वहां पे क्रॉसिंग पे बहुत भीड़ थी, तो वहां पे उन्होंने बहुत देर इंतजार किया रोड क्रॉस करने का। क्यों इंतजार किया? क्योंकि वो भीड़ उनको यहाँ से वहां धकेल रही थी। भीड़ में तो सब जवान थे, सब जल्दी में थे। तो होता है ना, जैसे भीड़ में लोग धक्का देके एक दूसरे को निकलते रहते हैं जल्दी जल्दी। तो इसलिए वो बहुत देर तक क्रॉसिंग पे साइड पे खड़ी रही कि अगर मैं भीड़ में फंस गई तो शायद मैं गिर जाऊं, मुझे चोट लग जाए। और भीड़ से वैसे भी उनको इधर उधर धकेला जा रहा था, तो उससे वो और ज्यादा घबरा रही थी, है ना। तो बाजूला ढकेल ले उनको, बाजू से लोग आते जाते ढकेल रहे थे। ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, the careless throng of human beings who passed her by, unheeding the glance of her anxious eye. तो लोग अपनी अपनी धुन में, अपनी बेहोशी में, अपनी धुन, अपने अपने अलग ही मूड में वहां से जा रहे थे, और किसी ने उनको नहीं देखा, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास में एक बुजुर्ग लेडी खड़ी है जो घबरा रही है, जो एंग्शियस है, जिनको लग रहा है कि मैं सड़क कैसे क्रॉस करूंगी, मैं गिर ना जाऊं, मुझे कोई धक्का ना दे दे, अभी पास से कोई जोर से निकला तो मुझे चोट ना लग जाए। तो उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अनहीडिंग मतलब ध्यान ना देना। कौन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा? द केयरलेस थ्रॉन्ग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कहते इंसानों का जमावड़ा है वहां पे, भीड़ है, लेकिन केयरलेस थ्रॉन्ग। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कोई खड़ा है नहीं खड़ा है, किसी ने उनको नहीं देखा, उनके बारे में नहीं सोचा, और वो अपनी धुन में यहाँ से वहां जा रहे हैं। और वो लेडी वहां पे खड़ी होके चुपचाप बहुत देर तक खड़ी वेट करती रही। एंग्शियस क्यों है? क्योंकि उनको घबराहट हो रही है सड़क क्रॉस करते हुए। Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. Come happy boys like flocks of sheep, hailing the snow piled white and deep. Past the woman so old and grey, hasten the children on their way. अब क्या हुआ? सड़क के साइड से चीखने, चिल्लाने, हंसने की आवाजें आई। कहाँ से आई? स्कूल की छुट्टी हुई है। ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चे कितने खुश होते हैं घर जाते हुए, चहल चहल पहल और बतियाते हुए, हंसते हुए, एक दूसरे के साथ खेलते हुए। खूब शोर आता है जब स्कूल की छुट्टी होती है ना। तो
एकदम से एक स्कूल की छुट्टी हुई और गली में खूब शोर, हंसी, हंसी के ठहाके सब आवाज आने लगी और बहुत खुश बच्चे, लाइक फ्लॉक ऑफ शीप। शीप क्यों? क्योंकि वो ग्रुप में आ रहे हैं, झुंड में आ रहे हैं। Healing the snow piled white and deep, past the woman so angry, so old and grey, hastened the children on their way. कहते बहुत सारे बच्चे, स्कूल की छुट्टी हुई, झुंड में, ग्रुप में बहुत सारे बच्चे भेड़ बकरियों की तरह आए और हंसते नाचते वहां से चले गए जल्दी जल्दी। और वो बुजुर्ग लेडी वहीं खड़ी रही, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। Hail the snow piled white and deep, तो उनको बाहर आके वो बर्फ पड़ी हुई दिखी और उसके बारे में सब बात कर रहे हैं, लेकिन कौन नहीं दिखा? द वुमन ओल्ड एंड ग्रे। लेकिन वहां पे एक बुजुर्ग लेडी भी खड़ी है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और बच्चे अपनी मौज मस्ती में वहां से चले गए। None offered a helping hand to her, किसी ने भी उनको मदद करने की इच्छा नहीं जताई, किसी ने भी उनको मदद करने की कोशिश नहीं की। So weak and timid, afraid to stir, वो वहां से हिलते हुए डर रही हैं, बहुत डरी हुई, कमजोर और डरपोक। वहां से हिलने में उनको बहुत घबराहट हो रही है। क्यों घबराहट हो रही है? Lest the carriage wheels or horses' feet should trample her down in the slippery feet. उनको लगा कि बर्फ जमी हुई है, अगर मेरा पैर फिसल गया तो मेरे ऊपर से या तो कोई घोड़ा चढ़ के चला जाएगा या कोई घोड़ा गाड़ी चल मेरे ऊपर से चली जाएगी। और वो इस बात से बहुत डर रही हैं। जहाँ पे बर्फ जमी होती है वो बहुत स्लिपरी हो जाता है। स्लिपरी मतलब, तो वहां पे बर्फ है तो उस वजह से बहुत ही वहां पे निसरदा हो गया और वो बहुत डर रही है, बहुत डरी हुई है कि अगर मैं गिर गई या मैं फिसल गई तो मेरे ऊपर से कोई गाड़ी चली जाएगी या कोई घोड़ा चढ़ के चला जाएगा। ट्रैम्पल हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, मतलब उनके ऊपर, उन्हें रोंद के वहां पे उनके ऊपर से चला जाएगा। इसलिए वो बहुत डरी हुई है, बहुत घबराई हुई है। At last came out of the merry troop the gayest boy of all the group. लेकिन फाइनली एक लड़का आया। He paused beside her and whispered low. उनके पास रुका और धीरे से बोला, I'll help you across if you wish to go. कि अगर आपको सड़क क्रॉस करनी है तो मैं आपको करा दूंगा। उस बच्चे ने धीरे से बूढ़ी अम्मा को बोला। क्या बोला? तो फाइनली एक बच्चा आया जिसने बूढ़ी अम्मा को मदद ऑफर करी, मदद देने की चाह जताई। Her aged hand on his strong young arm she placed, and without hurt or harm he guided the trembling feet along. और फिर उन्होंने अपना बुजुर्ग हाथ उस स्ट्रॉन्ग यंग कंधे पे रखा, उस नौजवान के कंधे पे रखा और धीरे धीरे सेफली, घबराते हुए कांपते हुए पैरों से वो सेफली उनको दूसरी तरफ ले गया, बिना उनको किसी तरह की चोट या हार्म पहुंचाए। उनके कांपते हुए पैरों से वो गई
लेकिन वो बहुत सेफली उनको सड़क के उस पार ले गया। फिर फाइनली उस बच्चे ने उनको सड़क क्रॉस करा दी। Proud that his own were young and strong, then he went back, then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. कहते इस बच्चे को ये तसल्ली थी कि मैं अभी जवान हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, उसको, और मैं, मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए, उसको इस बात की तसल्ली थी। और वो दादी अम्मा को सड़क क्रॉस करा के खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स के पास, दोस्तों के पास फिर वापस चला गया और अपनी his young heart happy and content। तो वो दोस्तों के साथ खुश था, मस्ती कर रहा था, लेकिन जब उसे मौका मिला तो उसने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। समाधानी क्यों? उसको इस बात की तसल्ली थी कि किसी को मेरी जरूरत थी तो मैंने उनकी मदद की। और फिर जाके उसने क्या कहा? She's somebody's mother, boys, you know. For all she's aged and poor and slow, and someone sometime may lend a hand to help my mother, you understand? If ever she's old and poor and grey, and her own dear boy so far away। तो कहते हैं कितना प्यारा बच्चा है, जाके कहता है कि तुम्हें पता है वो किसी की माँ है, वो अभी बुजुर्ग हैं, स्लो हैं, उनकी उम्र बढ़ गई है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कहता है अगर जब कभी अगर मेरी माँ बूढ़ी होगी, कमजोर होगी और उनकी हालत में होगी और मैं उनके साथ नहीं होऊंगा, तो किसी को उनकी मदद करनी चाहिए। someone sometime may lend a hand to help my mother, you understand। कहते जैसे मैंने आज किसी की माँ की मदद की, मैं ये चाहूंगा, मैं ये उम्मीद रखूंगा कि अगर मैं अपनी माँ के आसपास नहीं हूं तो कोई मेरे माँ का भी इस तरह से ख्याल रखे। अगर वो कभी बूढ़ी बुजुर्ग हो जाती हैं इनकी तरह, तो और मैं उनके आसपास नहीं हूं, तो मैं ये चाहूंगा, मैं भगवान से प्रे करूंगा कि कोई एक ऐसा अच्छा इंसान होगा जो उनकी उस समय मदद करेगा। Somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said। और वो जो somebody's mother थी, वो जो किसी की माँ थी, वो घर गई और उस दिन उन्होंने उस बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना की। Somebody's mother bowed low her head in her home last that night, and the prayer she said was, God be kind to that noble boy who is somebody's son and pride and joy। इसने उन्होंने प्रे किया भगवान से कि भगवान, वो जिसका भी बच्चा है बहुत ही प्यारा है, भगवान उसको खुशी दे, समृद्धि दे, और क्योंकि वो बहुत ही लायक बच्चा है। कितनी दुआएं उस बच्चे ने एक छोटे से एक्शन से कमाई, है ना? आशीर्वाद कभी भी कहीं से तुम खरीद नहीं सकते। जो दुआएं हैं वो दिल से निकलती हैं, आत्मा से निकलती हैं। जब तुम किसी को निस्वार्थ किसी की सेवा करते हो, कुछ भला काम करते हो, और उनका कोई मूल्य नहीं होता।
और उस दिन एक छोटे से एक्शन से, छोटे से कर्म से उस बच्चे ने अपने लिए कितना आशीर्वाद, कितना प्यार, कितनी ब्लेसिंग कमाई। ये सब हम सबके सोचने वाली बात है। हम उस बाकी झुंड की तरह बिहेव करते हैं या हम उस बच्चे की तरह बिहेव करते हैं जिसने उस इंसान को देखा जो और किसी को नजर नहीं आया, बाकी बच्चों को नजर नहीं आए, बड़ों को नजर नहीं आई, और इस बच्चे ने देखा कि ये बुजुर्ग सड़क क्रॉस करना चाहती है और ये नहीं कर पा रही है। तो हमें देखना है हम इनमें से कौन से पात्र हैं, हमें कैसा इंसान बनना है और हमें जिंदगी में क्या कमाना है। चलो अब एक्सरसाइजेस करते हैं। इंग्लिश वर्कशॉप। Pick out lines from the poem that create images in our mind. इसको कहते हैं इमेजरी। जब आप शब्दों से एक रीडर के दिमाग में एक इमेज बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड इमेजरी। ओके, तो कौन सी लाइन है पोम में जो हमें ओल्ड वुमन को की इमेज हमारे दिमाग में बनाती है? वो है the woman was old and ragged and grey, है ना? एक तो ये लाइन है। दूसरी लाइन है bent with the chill of a winter's day। पहले तो हम एक इमेज बनती है कि एक बुजुर्ग और फटे पुराने कपड़ों में और सफेद बालों वाली एक लेडी है, तो उससे हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है। फिर दूसरी है बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, कि ठंड से उनकी कमर मुड़ी हुई है, उससे फिर एक दिमाग में इमेज बनती है। और फिर दूसरी लाइन थी द वुमन वाज स्लो, कहाँ गया? तीसरी इमेज बनती है जब वो कहते हैं कि वीक एंड टिमिड अफ्रेड टू स्टर, हिलने से डर रही है, कमजोर और डरी हुई। इन तीन सेंटेंसेस से जो ओल्ड वुमन है उसका हमारे दिमाग में एक इमेज बनता है। नेक्स्ट है स्ट्रीट। गली में क्या चल रहा है, गली की पिक्चर के हमारे दिमाग में कैसे बनाता है पोएट, कवि कैसे बनाता है? हमें दिखाता है, यहाँ बैठे हुए हमें वो गली दिखाता है जहाँ पे वो बुजुर्ग औरत है। कहता है द स्ट्रीट्स वर वाइट विद रीसेंट स्नो, कि सड़क अब बिल्कुल सफेद हो रखी है क्योंकि उस पे अभी अभी बर्फ गिरी है और बर्फ जमी हुई है। फिर वो दिखाते हैं, यहाँ पे कहते हैं एट द क्राउडेड क्रॉसिंग, दैट मीन्स जो क्रॉसिंग है जहाँ पे रोड क्रॉस करते हैं वहां पे बहुत भीड़ है। तो सड़क है, सड़क पे पूरी बर्फ जमी हुई है और वहां पे सड़क के कोने में बहुत भीड़ है जो सड़क क्रॉस करना चाहते हैं। और दूसरा डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, फिर सड़क पे हंसते बोलते चिल्लाते चहचहाते कुछ बच्चे आते हैं। तो ये तीन लाइंस है जिनसे वो जो स्ट्रीट है और वो स्ट्रीट का हमें इम्प्रेशन दिखाते हैं, स्ट्रीट कैसी लग रही है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है द स्कूल बॉयज। स्कूल बॉयज का कैसे वो इमेज क्रिएट करते हैं हमारे दिमाग में? स्कूल बॉयज के लिए कहते हैं
डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, मतलब वो बच्चे चीखते चिल्लाते चहचहाते निकल रहे हैं। ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, कि वो बहुत खुश हैं कि हमारी छुट्टी हो गई। तो एक तो ये है इमेजरी। दूसरी है केम हैप्पी बॉयज लाइक फ्लॉक्स ऑफ शीप। जब हम में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं एक साथ झुंड में। इस लाइन को पढ़ के ये इमेज हमारे दिमाग में बनती है। और तीसरी है hasten the children on their way, कि बच्चे भगदड़ में जल्दी में वहां से अपने घर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी चल के। तो ये 3 सेंटेंसेस बच्चों की इमेज बनाते हैं। और स्ट्रीट की कौन सी थी जो गली की बनाते हैं? हम डिस्कस कर चुके हैं। द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, ये गली की इमेज है। द स्ट्रीट्स वर वाइट विद रिसेंट स्नो, ये गली की इमेज है। द क्राउडेड क्रॉसिंग गली की इमेज है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, ये तीनों हम कर चुके हैं। राइट एटलीस्ट 5 राइम्स फ्रॉम द पोम, राइमिंग वर्ड्स। देखते हैं राइमिंग वर्ड्स कहाँ हैं पोम में। ग्रे एंड डे, राइमिंग। स्नो एंड स्लो, राइमिंग। लॉन्ग थ्रॉन्ग, बाय आई। ये जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनसे पोम में म्यूजिक बनता है। जब आप पढ़ते हो एक लय में तो वो एक म्यूजिक क्रिएट करते हैं। At the crowded crossing she waited long, jostled aside by careless throng of human beings who passed her by, unheeding the glance of her anxious eye. तो राइमिंग वर्ड से म्यूजिक आता है। शाउट आउट, शीप डीप, ग्रे वे, her stir, feet street, troop group, low go, arm harm, along strong, went content, no slow, hand understand, grey away, head said, boy and joy. Right? Okay. अब पोम के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। चारों क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। बहुत सिंपल है, क्लास में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, आपके लिए करना बहुत आसान होना चाहिए। ओके, गिव 2 रीजंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके 2 कारण आपको देने हैं। द वुमन वाज रिलक्टेंट टू क्रॉस द स्ट्रीट बाय हरसेल्फ। जो बूढ़ी और बुजुर्ग औरत थी वो अकेले सड़क क्रॉस करने में डर रही थी। क्यों डर रही थी? बिकॉज शी वॉज ओल्ड एंड वीक। एक तो वो पहले बहुत बुजुर्ग हैं और कमजोर हैं तो इसलिए डर रही थी। दूसरा कारण था सड़क पे बर्फ जमी हुई थी। राइट, द रोड वॉज फुल ऑफ स्नो। द स्कूल बॉयज वर इन अ हैप्पी मूड। स्कूल बॉयज क्यों खुश थे? पहले तो इस बात पे खुश थे कि छुट्टी हो गई। दे वर हैप्पी दैट द स्कूल इज ओवर। दूसरा, वो इसलिए खुश थे क्योंकि अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, उनसे बतिया रहे थे, हंस बोल रहे थे, इसलिए वो बच्चे खुश थे। One of the school boys helped the old woman cross the street. उस बच्चे ने क्यों क्रॉस कराई? और किसी ने तो नहीं कराई, तो उस बच्चे ने क्यों कराई?
उन बूढ़ी अम्मा को सड़क क्रॉस। वन, ही फेल्ट कंपैशन एंड रिस्पेक्ट फॉर हर एज। उसने कहा बुजुर्ग हैं, उनको मेरी मदद की जरूरत है। और दूसरा कारण क्या था? उसने कहा कि शी समबडीज मदर, किसी की मदर है। काश मेरी भी माँ कभी इस सिचुएशन में हो तो कोई उनको सड़क क्रॉस करा दे, उनका ध्यान रखे, उनकी मदद करे। इसका मतलब सिर्फ सड़क क्रॉस कराने से नहीं है, इसका मतलब इस बात से है कि जो वो बुजुर्ग नहीं कर पा रहा उसमें उनकी मदद करे। तो उसको ये था कि मैंने किसी की माँ के लिए किया है, भगवान करे कोई मेरी माँ को अगर जरूरत पड़े तो उनके लिए भी कोई ये ह्यूमैनिटी दिखाए, इंसानियत दिखाए। अच्छा, व्हाई मस्ट वी हेल्प दोज इन नीड? हमें अगर किसी को मदद की जरूरत है हमें क्यों करना चाहिए? एक, वन, बिकॉज काइंडनेस मेक्स अस बेटर ह्यूमन बींग्स। इंसानियत हमें बेहतर इंसान बनाता है ना। हम सब में दया भाव, करुणा, प्यार और काइंडनेस होनी चाहिए। और दूसरा रीजन ये है कि आज हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो कल हमारी कोई मदद क्यों करेगा? अगर सब एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो एक ऐसा कल्चर बिल्ड होगा जिसमें एक केयरिंग सोसाइटी बनेगी, जो सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हम सोचे कि हम किसी की मदद ना करें, लेकिन जब हमें जरूरत पड़े तो कोई हमारी मदद के लिए आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत प्यारी पोम है। Think and write in 5-6 lines why most people on the road ignore those in need of help. What about you? What are your feelings after you have helped or not helped when needed? तो ये थोड़ा सा बहुत प्यारा सवाल है, सोचने की बात है कि आप कभी किसी की ऐसे मदद करते हैं, नहीं करते हैं, क्या आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और जब हम मदद करते हैं तो हमें क्या एहसास होता है, और नहीं करते हैं तो हमें क्या एहसास होता है। ठीक है, तो ये जरूर लिखिएगा। मैं जो आपके साथ रिसोर्स शेयर करूंगी उसमें एक सैंपल रिस्पॉन्स मैंने दिया है, पर आप अपना अपना आंसर लिख सकते हैं। पर इसके बारे में सोचिएगा जरूर, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक लाइफ लेसन है। लाइफ लेसन, ये एक जीवन की सीख है। ये अपने जीवन में उतारने वाली चीज है, ये सिर्फ एक कविता नहीं है। आई होप आपको ये कविता समझ आई हो, पसंद आई हो, और कुछ सीखने को भी आज आपको मिला हो। बाय बेटे।